अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। मैं हूं अंजला ज़िशान। और नाज़रीन, आज दिन भर हैपनिंग से भरपूर दिन रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा तुर्किया में मौजूद हैं, 2 रोज़ा ये दौरा होगा। इसके अलावा सेनेट का इजलास आज हुआ, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॉकआउट कर गई। अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया जाता रहा और कैनाल्स के मामले पर गुफ्तगू हो रही थी। और साथ ही साथ IMF ने तरक्याती बजट से बहुत से अहम मंसूबे हैं जिनको ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। डिस्कशन का पार्ट बनाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, आपको भी और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले दौरा तुर्किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का है, उसको डिस्कशन का पार्ट बनाते हैं। तो हाउ डू यू सी दिस विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ? उज़िला कोई ख़ास अभी तक एजेंडा सामने नहीं आया उनके दौरे का, लेकिन उससे हट के बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में। और यकीनन इस दौरे की कोई अहमियत होगी, लेकिन अभी उसका एजेंडा हमारे सामने नहीं आया। मैं ज़ाहिर है 2-3 बातें मुल्क में उज़िला बड़ी अहम है। पहली बात तो ये है कि जो ये नहरों के हवाले से एक तनाज़ा है, उसमें आज असेंबली में पार्लियामेंट में बहुत जो है वो शोर देखा हमने, और फिर इजलास में मुलतवी हो गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो इसमें ग़ालिबन उनको शायद अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि इसका इस कदर रिएक्शन होगा सिंध में। तो वो प्राइवेटली तो वो ये बात कर रहे हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं था सिंध में, लेकिन ये है कि अब वो इसको अवामी सतह पे कैसे हल करेंगे, कैसे मामलात, क्योंकि इसमें ऑन बोर्ड थे सारे जो इस अरेंजमेंट में जमातें मौजूद हैं। तो अब वो किस तरह से तय करेंगे मामलात को। वो एहतजाज भी कर रहे हैं, मामला ख़राब भी हो रहा है, इसको पहले हल नहीं किया, हल करना चाहिए था, इस पर कंसेंसस बिल्ट होना चाहिए था। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है जो इस वक्त वो जैसे हलक में छिपकली अटक जाती है ना, उस तरह से ये फंस गया है, ये नहरों वाला इशू। तो उसके मनाजिर आज यहाँ पार्लियामेंट में भी नज़र आए। शोर हो रहा था मुल्क में, फिर गंदम का एक इशू चल रहा है, फिर और बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस वक्त। तो ये देखते हैं कि ये हमारे जो अकाबरीन हैं ये अपने अंदरूनी जो इश्यूज़ हैं मुल्क के अंदर, जो मैन मेड क्राइसिस है, उसको किस तरह से हल करते हैं। लेकिन और बहुत सारे वाक़यात हैं ज़िला। मैं अगर आपकी इजाज़त है, मैं ज़रा 7-8 जो बड़े वाक़यात हो रहे हैं इस वक्त उन पर ज़रा बात करता हूँ। सबसे पहले तो बड़ी एक बुनियादी सी बात जो शायद हम लोगों के लिए बड़ी एक तरह से इंटरेस्टिंग हो, वो ये है कि हम लोगों ने अपनी जनरेशन में, मैं जिस जनरेशन का हूँ कम से कम उस जनरेशन, और या हमारे जो नाजरीन हैं वो भी जिस जनरेशन के हैं, उन्होंने जो टेलीफोन है या जो इंटरनेट है वो उन्होंने यकीनन 1G से शुरू किया होगा एक ज़माने में, जो 80 के अंदर 79-80 में 1G आया था। अच्छा, उसमें 1G टेलीफोन बड़ा सा होता था और उसमें सिर्फ वॉइस होती थी, मतलब सिर्फ आवाज़ होती थी, और वो भी अटक अटक के, वो जो टेलीफोन या इंटरनेट या वो बड़ा। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो 1990 की दिहाई में फिर ये 2G पे आ गया। अच्छा, 2G के जो टेलीफोन्स थे या इंटरनेट, मैं उसको इंटरनेट से मिला लेता हूँ या उसको मैं टेलीफोन से मिलाता हूँ, तो उसमें ये था 2G में सिंपली कि SMS जाता था, यानी उसमें सिर्फ टेक्स्ट होता था, उसमें कोई पिक्चर नहीं जा सकती थी, उसमें कोई किसी किस्म की स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती थी, ये सारा कुछ नहीं हो सकता था। हम सब ने वो 2G के जो टेलीफोन्स हैं हम सबको यकीनन याद होंगे, पड़े भी होंगे लोगों के पास। अच्छा, उसके बाद फिर 3G आ गया। 3G जो है वो आया ये 2000, ये जो सेंचुरी शुरू होती है, जब सेंचुरी का आगाज़ हुआ तो 3G आ गया। और 3G में फिर ये हुआ कि जो है वो कॉल भी होने लगी, और तेज़ जो है वो वीडियो कॉल्स का भी थोड़ा थोड़ा सा आगाज़ हो गया टेलीफोन्स पे, स्मार्टफोन्स पे। और ग्रेजुअली जो है वो उसकी 3G की स्पीड जो है वो इंटरनेट की भी बढ़ गई, और ये इमोजीज़ वगैरह लोगों ने भेजनी शुरू कर दी टेक्स्ट के साथ साथ, और ग्रेजुअली। और फिर 3G और 4G के दरमियान तो बहुत बड़ा इनकलाब था। ये 4G तो फिर आया ना 2010 में, तो 4G के बाद तो फिर ये हुआ कि उस पर यूट्यूब भी देख रहे हैं लोग, स्ट्रीमिंग भी हो रही है, उस पर जो है वीडियो कॉल्स भी हो रही हैं, स्काइप पे बात हो रही है, मतलब व्हाट्सएप भी आ गया, ये सारा फिर 4G के बाद। अच्छा, 4G के बाद फिर हम ये सुनते रहे बात कि जी 5G आना है, 5G कब आएगा, कैसे होगा, 5G टेलीफोन पाकिस्तान में कब आएंगे, 5G होगा, क्या होगा। वो अभी बात चल ही रही थी 5G होगा जी, फिर पता नहीं 6G आएगा, कहीं क्या कुछ होगा। कल चाइना ने 10G
लॉन्च कर दी है। 10G आ गया है चाइना में कल। अच्छा, अब इसको आप इस तरह समझें कि यानी हम 4G पे पाकिस्तान और दुनिया के कई मुल्क जो हैं वो 4G और 5G पे ही अभी रुके हुए थे, तो चाइना जो है वो 10G पे आ गया है। अच्छा, 10G से मुराद ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग, ये VR, AR, और आप अगर इसको सादा से अल्फाज में मैं इसको बताऊं, अगर मेरी किसी से बात अभी हो रही थी वहाँ पे जो चाइना की जो उनकी यूनिकॉर्न है, तो वहाँ पर उन्होंने ये लॉन्च कर दिए और 168 जगहों पे उन्होंने ये स्टार्ट कर दिए। स्मार्ट सिटीज़ में अब ये होगा, और ये जो है ये काफ़ी इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी और ये सारा एनीवे। अच्छा, इसको मैंने किसी से बात की, मैंने कहा ये 10G में क्या होगा, तो उन्होंने कहा ये सिर्फ 10G को इस तरह से समझें कि अगर कोई 3 घंटे की एक फिल्म है तो वो चंद सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी, यानी इट विल टेक फ्यू सेकंड्स। यानी 10G एक बहुत बड़ा लीप है, यानी इसमें टोटल बाईपास हो गया। और मैं यहाँ पे अगर हमारे कोई हमारे प्रोडक्शन टीम में से दिखा सके तो ये आर्टिकल्स दुनिया भर की जीनत बन गए हैं कि 10G आ गया है। और 10G का आना मेरा ख्याल है कि चाइना से ये जाहिर कर रहा है कि दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है, अब इंडियन न्यूज़पेपर्स की आज बड़ी मेन हेडलाइन है, 30th स्लाइड में टाइम्स ऑफ इंडिया कोट करूं, वर्ल्ड्स फर्स्ट 10G ब्रॉडबैंड। अच्छा, ये एक इनकलाब है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा इनकलाब है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है वो अच्छा उन्होंने सिस्टम्स भी लगा दिए हैं। जाहिर है कि 10G अब इस आम टेलीफोन पे चलेगा नहीं चलेगा, कैसे होगा, वीडियो स्ट्रीमिंग कैसे होंगी, कौन से कंप्यूटर्स होंगे, क्लाउड में कैसे। लेकिन ये 10G जो है ये मैं इंडिया का मीडिया कोट कर रहा हूँ क्योंकि उनके वहाँ पर वो इस वक्त हिल गई है दुनिया की। ये 10G कहाँ से आ गया? 10G यानी 4G से 10G, बीच में 5G, 6G, 7G, 8, ये सारे बाईपास होके 10G पे चाइना पहुँच गए। मकसद सिर्फ ये है बात करने का कि आप देखें कि टेक्नोलॉजी में चाइना कहाँ गया है। यानी चाइना जो है वो एक ऐसी जगह पहुँच गया है जहाँ पर बाकी दुनिया अभी सोच ही रही थी इस बात का कि अच्छा जी हम 6G पे जाते हैं, फिर शायद 7G लेकर आएंगे। उन्होंने जैसे वो डीप सीक आया था ना उनका कुछ अर्सा पहले, उन्होंने एकदम से पूरी दुनिया को ला दिया 10G ला के। जी हाँ, जी। इसको समझना मुश्किल हो रहा है, इसको आम टेलीफोन, इसको यानी सिम कैसे होगी, टेलीफोन कौन से होंगे, कैसे आईफोन पे होगा, एंड्रॉयड पे होगा, कैसे होगा, पूरी दुनिया हिल गई। और उन्होंने 168 जगहों पे कल ये लॉन्च कर दिया है 10G। एक बात तो ये होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि पूरी दुनिया में सोने की कीमत जो है वो कभी इतनी ज़्यादा कई दिहाइयों में नहीं बढ़ी जितनी पिछले 24-48 घंटों में बढ़ गई है। $3,500 फी आउंस को क्रॉस कर गया है। और डॉलर 3-4 साल में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़, किसी चीज़ की कीमत गिरी है तो डॉलर तेज़ी से नीचे जा रहा है और सोना बढ़ रहा है। उसकी वजह यह कि लोग तेज़ी से डॉलर फरोख्त कर रहे हैं और सोना खरीद रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है कि वो अमेरिका में उनका जो फेडरल बैंक है, जिसको फेड कहते हैं, यानी उनका सेंट्रल बैंक है, आप समझ लें उनका स्टेट बैंक है, उनका एक मरकजी बैंक है, 1913 में बना था। वो सारी रियासतों में फड्डे वड्डे होते रहते थे अमेरिका में कि एक हमारा बैंक होगा, एक उसका बैंक होगा। फिर वो उन्होंने वुडरो विल्सन ने कहा कि नहीं एक ही बैंक होगा, और वो 1913 में उन्होंने सेंट्रल बैंक बना दिया। उस सेंट्रल बैंक का काम ये होता है कि जी वो मतलब उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, साथ हैं उसमें बोर्ड में लोग, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही ये जो उनमें से 7 में से एक मेन गवर्नर होता है उसका, ये चीफ होता है फेड का। अब वो ट्रंप कह रहे हैं कि उसको मैंने फायर करना है, उसको मैंने ओहदे से हटाना है, और उसको उनका वो जो है उनका नाम है जे पाल। अच्छा, जे पाल को हटाने वो कह रहे हैं कि जितनी मुसीबत आई है, ये जो इकॉनमी गिर गई है और ये यूरोप के मुल्कों ने अपना इंटरेस्ट कम कर दी है और कर्जे देना शुरू कर दिए हैं यूरोपियन बैंक्स ने, और ये जब कोविड आया था तो उस वक्त इन्होंने बड़ी अमेरिका की मईशत को संभाला दिया था। इन्होंने कर्जे दिए थे, इन्होंने उस वक्त ज़ीरो इंटरेस्ट पे ही ले गए थे उस वक्त, जाहिर बना। अब ये उनकी ट्रंप की बात नहीं सुन रहे, तो ट्रंप साहब ने एक रात को सोशल अपनी ट्रुथ के ऊपर इनको बुरा भला कहा, काफ़ी कोसा इनको,
और उसके बाद जो है वो इनको उन्होंने कहा कि इसको तो चले जाना चाहिए, मैं इसको फायर करने लगा हूँ, मैं अच्छा उन्होंने कहा मुझे फायर कर दो, मैं तो फायर हो जाऊँगा, लेकिन मैं अपनी जो पॉलिसीज हैं ट्रम्प की वो बिल्कुल गलत हैं, अमेरिका की मईशत तबाह हो रही है वगैरह वगैरह। तो वो फड्डे में ये हुआ कि फिर सारे जो स्टॉक्स हैं अमेरिका के, वो एनवीडिया से लेके वो जितने थोड़े से ऊपर जा रहे तो फिर गिर गए 24 घंटों में, और फिर वो अमेरिकी मईशत सारी नीचे। और इस अमरीकी मईशत में लोगों ने डॉलर्स बेचने शुरू कर दिए और इसमें सोना ख़रीदना शुरू कर दिया। और इसमें जो है अगर हम ये देखें पिछले 24 घंटों के दोबारा वो यानी आप इस तरह से देखें कि वॉल स्ट्रीट क्रैश होने जा रहा है, यानी क्रैश, उनकी हिम्मत ही नहीं रही उनके स्टॉक्स में कि वो किसी तरह संभालें, सब नीचे जा रहे हैं। और साथ ही चाइना ने चुटकी भरने के लिए वो 10G लॉन्च कर दिया इस मरले पे। अच्छा, दूसरी ये एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो एक बड़े ज़बरदस्त हैं सुल्तान हैतम बिन तारिक सईद, वो ये हैं ओमान के सल्तनत ओमान के सरबरा। ये जो, और ओमान के अंदर आपको पता है डायलॉग हो रहा है, किसका डायलॉग हो रहा है? अमेरिका का और ईरान का। और अमेरिका का ईरान का डायलॉग जो है ओमान में हुआ, फिर इटली में चला गया वो एक उसका राउंड, और वो इस हफ्ते जो है इस सैटरडे को दोबारा वो ओमान में होना है। तो ये जो उनके सुल्तान हैं, वो ओमान के जो सुल्तान हैं मस्कत ओमान के, वो आज मॉस्को में हैं और उनकी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन से। और ये उनका पहला दौरा था और बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था। प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी मुलाकात हुई। ये ध्यान में रखें कि प्रेसिडेंट जो ईरान है, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामला तय पा रहे हैं उसमें अरब ममालिक भी उनका भी बहुत रोल है, उसमें चाइना भी इन्वॉल्व है उसमें, लेकिन जो सामने हमें नज़र आ रहे हैं वो प्रेसिडेंट पुतिन नज़र आ रहे हैं। तो इस मरहले पे जब ईरान का डायलॉग होना है दोबारा अमेरिका के साथ मस्कत ओमान में, तो ओमान के जो सरबरा हैं वो गए हैं और उन्होंने जाके मुलाकात की है प्रेसिडेंट पुतिन से। इससे पहले अमीर कतर भी पिछले चंद दिनों में हमें मॉस्को में नज़र आए हैं और वहाँ पर उनकी तवील मुलाकात हुई है। तो ये मुलाकातें सारी जो हैं ये उस तरफ बढ़ रही हैं जहाँ पे ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त मामला तय पा रहे हैं, और तय इस तरह से पा रहे हैं कि वही बात इससे पहले भी डिस्कस हुई थी कि एक बात ही हो रही है कि जी जो ज़्यादा इनरिच्ड यूरेनियम है वो शायद अमेरिका से कहा जा रहा है कि वो किसी और मुल्क, ईरान से कहा जा रहा है कि किसी और मुल्क में आप रख दें। ईरान शायद उस पर तैयार नहीं हो रहा, लेकिन देखते हैं कि ये मामला कहाँ बढ़ते हैं, कहाँ पे जाते हैं ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात और मुज़ाकरात। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक और मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है, और वो बढ़ रहा है काहिरा में और कतर में, और वो है हमास और इसराइल के दरमियान। और यहाँ आप समझेंगे वो गर्दन से नेतन्याहू को पकड़ लिया है इस वक्त स्टीव विटकॉफ ने और एडम बॉयलर ने और ट्रंप ने, क्योंकि ये सारे मामलात आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर गज़ा का कत्लेआम रुकेगा तो उसके साथ फिर ईरान से बात होगी, और उसके साथ फिर सीरिया स्टेबलाइज होगा, फिर उसके बाद टर्की दरमियान में आ गया है। हमास का और फ़लस्तीन का एक पूरा डेलीगेशन जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स का वो तुर्की पहुंचा हुआ है। प्रेसिडेंट तैयब उर्दगन किसी वक्त बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से तुर्की के बिहाफ पे। सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है, तो बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, अब इसमें जो मामला है वो ये है कि हमास की बराह रास्त बात हो रही है अमेरिका के साथ, ठीक है। एडम बॉयलर जो हैं जिनको हटा दिया था, बड़ा शोर किया था इसराइल ने, वो बराह रास्त आ गए हैं और वो बात कर रहे हैं हमास के साथ। और सारी बात, अब देखें बहुत बड़ा स्टेडियम हो ना, बहुत बड़ा स्टेडियम और खेल हो रहा हो दरमियान में, यानी क्रिकेट का खेल हो रहा हो या फुटबॉल हो रहा हो, स्टेडियम हो बहुत सारा, तो खिलाड़ी खेल रहे हों और बहुत सारे तमाशाई हों, तो उन तमाशाइयों में समझ लें कि ये जो वेस्ट एशिया का एक या मशरिक़ वस्ता का एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम में एक तमाशाई के तौर पे नेतन्याहू को बिठा दिया है। मतलब नेतन्याहू का कोई रोल नहीं है बीच में, यानी हमास से अमेरिका डायरेक्ट बात कर रहा है, सऊदी अरेबिया से डायरेक्ट बात कर रहा है, कतर से डायरेक्ट बात कर रहा है। बिल्कुल वही है कि जो जिस तरह से पुतिन ने और ट्रंप ने बात की और यूक्रेन का बंटवारा हो गया और आगे उनका भी मुस्तकबिल अगले 1-2 दिन में सील होने जा रहा है। अच्छा, ये जो मामला है काहिरा में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका हमास से बात कर रहा है बराह रास्त, और हमास यानी जो एडम बॉयलर हैं और स्टीव विटकॉफ हैं, स्टीव विटकॉफ हो सकता है एक
छोटे सा विजिट उनका दोबारा मॉस्को हो, ये भी मैं आपको बता दूं, वो हो सकता है मॉस्को कल या परसों फिर स्टीव वित्कॉफ जो है वो मॉस्को आ जाएं। और वो बड़ी अच्छी तरह एडम बॉलर, स्टीव वित्कॉफ, जैसे पहले सीआईए के जो बाइडेन दौर में जो विलियम बर्न्स थे, ये सारे लोग नेतन्याहू को अच्छी तरह जानते हैं कि नेतन्याहू बड़ा अच्छा खासा ट्रबल मेकर है, उन्होंने उसको साइड पे कर दिया। अब जो ताज़ा तरीन मामला हैं जिसपे इसराइल की टीम भी पहुंच गई है, क्योंकि रास्ता नहीं है कोई, वो ये है कि जी एक तवील अरसे तक के लिए जंग बंदी हो जाए। तवील, अब वो तवील अरसा कितना होगा? वो तवील अरसा 5 से 7 साल तजवीज़ हो रहा है। 5 से 7 साल के दरमियान के लिए एक सीज फायर का मुआहदा तय पा जाए, और उस दौरान यानी ये नहीं होगा कि हमास अपने आप को ख़त्म, हमास अपनी जगह मौजूद रहेगी। वो ये हो रहा है कि जी हमास अपने जो वेपन्स हैं, अपना जो असलाहा है, वो किसी जगह रखेगी, हालात को देखेगी, और 5 या 6 साल या 7 साल तक के लिए एक सीज फायर होगा, और इस दौरान उनकी तंजीम भी रहेगी, वो अपना असला छोड़ देंगे, वो अपने आप को रखेंगे मुनज़्ज़म, क्योंकि किसी भी वक्त उस तरफ से शरारत हो सकती है। ये देखें, 2 स्टेट सोल्यूशन, ये जो इसराइल की जब इसराइल वजूद में आया था ना, इसके जो बनाने वाले थे उन्होंने भी सोचा नहीं था कि यहाँ 2 स्टेट, वो उनका बस यही था कि इसराइल ही होगा यहाँ पे। तो ये 2 स्टेट जो आ गया ना बीच में, और दूसरी तरफ जो राइट विंगर ज़ायनिस्ट हैं वो अभी वेस्ट बैंक के अंदर, उधर भी कत्लेआम, उन्होंने मतलब इससे पहले का ऐलान हो जाए सीज फायर का, तो इधर भी कत्लेआम हो रहा है, उधर भी गजा में भी हो रहा है। लेकिन ये 5 से 7 साल के लिए उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं इस बात पे कि हम रुक जाएं, ठीक है। और गजा की जो वही जो फार्मूला पहले था कि वहाँ पर एक टेक्नोक्रेट्स का एक सेटअप आ जाए, या कोई ऐसा कि जिस पे सब एग्री कर जाएं, और हमास जो है वो अपनी जो गवर्नेंस है गजा की छोड़ दे, और साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ऐलान करें ये परमानेंट सीज फायर का, कि मुकम्मल सीज फायर होगी। हालांकि मुकम्मल नहीं होगी, ये होगी 5 या 7 साल की। तो अभी इस पर कंफ्यूज, अच्छा 5-7 यानी हमास रहेगी अपनी जगह। वो कहते हैं कि हम उस वक्त तक, जब तक ये मुकम्मल दूसरी रियासत कंप्लीट नहीं हो जाएगी और गजा हमारे हवाले नहीं हो जाएगा फ़लस्तीनियों के, उस वक्त तक, और वहां से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी फ़लस्तीनियों की, वो गजा में रहेंगे, इसराइली फौज निकलेगी, अंदर रिकंस्ट्रक्शन होगी, ये सारा मामला होगा, और इस दौरान हम रहेंगे और हमारी तंजीम भी रहेगी, हम गैर मुसल्लह हो जाएंगे, हम गवर्नेंस भी नहीं करेंगे, ठीक है, हम गवर्नेंस से भी हट जाएंगे, किसी और पुलिस ने बनना है, जैसे सीरिया में हुआ है, जैसे वहाँ पे लेबनान में हुआ है, हम मौजूद रहेंगे, लेकिन हमारा असला भी रहेगा, ठीक है। और असला दोबारा आज की दुनिया में हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब ये मामला तय पा गया है, और ये मामला प्रेसिडेंट ट्रंप की पूरी कोशिश है कि अगले 2-4 दिनों में, क्योंकि जहन में रखें कि हफ्ता सैटरडे, कमिंग सैटरडे को ओमान में मुज़ाकरात होने हैं ईरान के साथ, और अगर वो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो बात आगे बढ़ेगी गजा की, और बात आगे बढ़ेगी लेबनान की, और बात आगे बढ़ेगी सीरिया की। और प्रेसिडेंट ट्रंप हर हाल में चाह रहे हैं कि उनका एक दौरा हो जाए किसी तरह से सऊदी अरेबिया का, और किसी तरह से उनकी शी जिनपिंग से भी बातचीत हो जाए टैरिफ वैरिफ की जंग छिड़ने के बाद। लेकिन चाइना की तरफ से आज एक बात आई है जो बहुत कम चाइना की तरफ से इस तरह की उनकी तरफ से एक बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट आता है, लेकिन उनकी तरफ से जो बात आई है वो बात जो है वो ये है कि चाइना ने एक तो सोयाबीन वगैरह लेना बंद कर दिया। अमेरिका से चाइना क्या लेता है? अमेरिका ही खरीदता है ना चाइना से, उनका रेयर अर्थ मिनरल्स और टेक्सटाइल्स, और ये अमेरिका में कौन सी चीज़ ऐसी है जो, तो उन्होंने सोयाबीन वगैरह, वो और मुल्क हैं बहुत सारे, वहाँ से उन्होंने बंद कर दिए, सारी तिजारत वगैरह बंद कर दी है। दूसरी जो बात यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की है, ये मस्कत ओमान के जो सुल्तान हैं उनसे उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द सारे अरब ममालिक के रहनुमाओं को मॉस्को आने की दावत देने वाला हूँ। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसमें वो MBS और MBZ और जो अरब ममालिक के बाकी जो सीसी हैं, और उसके बाद जो शाह अब्दुल्ला हैं, ये सारे लोग जितने हैं इनको वो बुलाने जा रहे हैं, मॉस्को आने की दावत देने वाले हैं। हो सकता है कुछ गैर अरब ममालिक को भी बुलाएं, हो सकता है वो इसको OIC कर दें, हो सकता है, लेकिन वो एक इजलास मॉस्को में होने जा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही तो ये 4-5 वाक़यात जो हैं ये एक साथ जन्म ले रहे हैं, ठीक है ना। हमारे साथ अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आई है थोड़ी सी, वो दहशतगर्दी वगैरह जो सारा सिलसिला था वो भी साथ साथ मामला चल रहा है। उधर 6th जनरेशन जो J36 है वो चाइना सामने लेकर आ गया है। और चाइना ने जो बात की ना, जो मैं बात पहले आपसे कह रहा था, चाइना ने बात की है कि
हम अ, किसी मुल्क को इजाज़त नहीं देंगे कि वो कोई ऐसे मामला तय करे अमेरिका के साथ जिससे चाइना के मफादात को नुकसान पहुंचे। अच्छा, चाइना ने बड़ा एक कैलकुलेटेड बयान आया है उनकी तरफ से कि हम किसी भी दुनिया में किसी मुल्क को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो कोई ऐसा काम करे अमेरिका के साथ मिलकर जिससे हमारे मफादात को नुकसान पहुंचे। अच्छा, अब इसको आप एक मैसेज समझ लें, इसको आप कोई वार्निंग समझ लें, कोई जो उन्होंने कहा हमें नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हम किसी मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, कोई अमेरिका के साथ मिलकर हमें नुकसान, हमारी ट्रेड, हमारे सिस्टम को नुकसान ना पहुंचाए, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ठीक है, नुकसान अमेरिका पहुंचा रहा है। लेकिन उसके जवाब में अगर कोई मुल्क ऐसा काम करता है जिसके नतीजे में चाइना को नुकसान होता है, तो दिस इज टू इन्फॉर्म द वर्ल्ड कि चाइना को नुकसान कोई मुल्क पहुंचाने का ना सोचे। हम मिसाल के तौर पे उन्होंने बोइंग कहा कि बोइंग कह रहे हैं हम नहीं ले रहे, तो बोइंग उनके मलेशिया वाले भी ले रहे हैं और उनके बोइंग इंडिया कह रहे हैं हम भी ले रहे हैं, बाकी लोग, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन नुकसान हमें नहीं पहुंचना चाहिए। हमारी किसी चीज़ को नुकसान अगर पहुंचेगा तो वो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो चाइना की तरफ से ये मैसेज सारी दुनिया को पहुंचा है। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात जो है, वो जेडी वांस जो हैं उनके नायब सदर, वो आज इंडिया में, और इंडिया के लिए भी बड़ा ये अब बड़े अहम दिन है कि उन्होंने क्या फ़ैसला करना है। क्या उन्होंने यहाँ पर अमेरिका का, अगर वो हैं स्ट्रेटेजिक उनके हैं दोस्त, तो फिर वो ठीक है, उनके स्ट्रेटेजिक दोस्त हैं, क्योंकि जेडी वांस गालिबन उनको प्रेसिडेंट ट्रंप को दावत देने जा रहे हैं क्वाड की, कि इस साल क्वाड, अभी क्वाड जो है ये क्या, क्वाड वाकई क्वाड चाइना के अगेंस्ट जो है वो एक मिलिट्री अलायंस होगा और उसको इंडिया होस्ट करेगा। क्या इंडिया इस वक्त जो फैसले, मैंने आपसे कहा ना कि इंडिया को भी बहुत सोच समझ के चलना है आगे, क्या इंडिया जो है वो एक मिलिट्री अलायंस की तरफ जाएगा? क्या ज़ेलेंस्की को भूल गए हैं वो? क्या वो ताइवान, बाकी चीज़ें, और चाइना एक मैसेज कर रहा है सबको कि हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे अगेंस्ट। तो अभी क्वाड किसके अगेंस्ट होगा, क्या होगा? और अभी तो बड़े गुडी वहाँ पे जेडी वांस भी हैं, बाकी लोग भी हैं, लेकिन उन्होंने फैसला करना है कि भाई ये असला ख़रीदना है उन्होंने, J-35 और ये सारे। देखें ना, अमेरिका भी तो उनसे कह रहे हैं ना असला खरीदो, कितने अच्छे हैं ये F-35 खरीदेंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया हम तो खरीदेंगे, अब वो ये भी खरीदेंगे, वो भी खरीदेंगे, फलां भी खरीदेंगे, ये भी। तो ये अब एक जंग ऐसी है जो आगे चल पड़ी है, मतलब इसको अब ये आप ब्लिंक भी करेंगे ना, भी कहेंगे कि अच्छा जी वो ऐसा है कि अच्छा पैरेलल सिस्टम भी आज उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम अपना पैरेलल सिस्टम दुनिया में पेमेंट्स का लेकर आ रहे हैं। और ये भी चाइना देखेगा कि पैरेलल सिस्टम जो है ये कितने दुनिया के मुल्क जो हैं इस तरफ जाते हैं, इस तरफ नहीं जाते। और ये मैं आपको 23rd स्लाइड ग्लोबल टाइम्स की अगर दिखा सकूँ ना, चाइना फर्मली अपोजेस टैरिफ डील एट एक्सपेंस ऑफ चाइनीज इंटरेस्ट। ये वो मैसेज है जो चाइना ने किया है, ठीक है। अच्छा, इसी को ना, अब इसी मैसेज को जो मगरबी मीडिया है वो किस तरह ले रहा है, मैं इसको इंपॉर्टेंट, मगरबी मीडिया इसको ले रहा है। गार्डियन, बीजिंग थ्रेटन्स काउंटर मेजर्स अगेंस्ट कंट्री दैट अपीज वाशिंगटन इन ट्रेड वॉर। मतलब वो, क्योंकि उनका मैसेज में कोई थ्रेटन प्लस नहीं है, उनके मैसेज में बड़े आराम से ही बात की गई है कि हमारे मफादात को कोई मुल्क नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन इसको मगरबी मीडिया ऐसे पढ़ रहा है कि चाइना ने इस तरह का बयान, ये CNN भी यही कह रहा है 21st, कि बीजिंग वॉर्न कंट्रीज अगेंस्ट कोलिडिंग विद US, कि जो देखें ये बात उन्होंने नहीं कही, मैं दोबारा कह रहा हूं, चाइना ने ये बात क्योंकि कही नहीं, वो बहुत छोटा सा उनका एक जुमला है जिसको पर पूरी वो हिल गए हैं लोग सारे, कि चाइना ने कहा है कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाना, जिसके साथ डील करनी है, जो करना है करो, चीन के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छा, अब ये जो मामला है यहां पर जो है, अब लोग जरा ये देख रहे हैं सारे कि भाई अगर किसी ने असला खरीदना है तो किसके खिलाफ खरीदना है। देखें ना, लोग चाइना के खिलाफ असला खरीदेंगे, अच्छा, चाइना से लड़ाई की तैयारी करनी है, अच्छा, किसके, मतलब देखें ना, बहुत से मुल्कों ने बहुत अहम फैसले करने हैं। ये क्वाड, ये ऑकस, यूरोप नहीं जाएगा चाइना के अगेंस्ट, ये मैं बिल्कुल आपको बता दूं, यूरोप चाइना के अगेंस्ट नहीं जाएगा, ग्लोबल साउथ चाइना के अगेंस्ट नहीं जाएगा, आसियान मुल्क चाइना के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, इवन फिलिपीन भी नहीं जाएगा, आगे जाके ये अड्डे बड्डे सारे ये जो ये नहीं जाएंगे।
कोरिया नहीं, जो 1000 दफ़ा साउथ कोरिया हो जाएगा चाइना के अगेंस्ट जाने, उनके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात इन दोनों हो गए। मतलब चाइना के अगेंस्ट जाना जो है इस वक्त, भाई मुल्कों की मर्जी है, हम तो एक राय दे सकते हैं, लेकिन ये है कि अमेरिका के अगेंस्ट या चाइना के अगेंस्ट जाना और कोई इत्तेहाद बनाना, यानी अचानक कोई मुल्क ये कहे कि जी हम अमेरिका के खिलाफ एक इत्तेहाद बना रहे हैं बहुत बड़ा अमेरिका के अगेंस्ट, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई इत्तेहाद अमेरिका के अगेंस्ट दुनिया में बन रहा हो, कोई भी नहीं बन रहा भाई। ब्रिक्स वगैरह ये तो एक तिजारती है ना, इत्तेहाद तो कोई भी नहीं बन रहा। लेकिन कोई मुल्क कहे कि जी हम अमेरिका के अगेंस्ट एक इत्तेहाद बना रहे हैं और वो इत्तेहाद जो है वो लैटिन अमेरिका में होगा, तो अमेरिकन क्या करेंगे उसके बारे में। तो बात यह है कि ये दुनिया ने, बात तो तिजारत की हो रही है ना, चाइना तो एक तरक्की को लेके भाई 10G लेकर आ गए, डीप सी के लेकर, वो तो इस तरफ बढ़ रहे हैं ना आगे तिजारत की तरफ। अब उनके सर के ऊपर अगर कोई एक फौजी इत्तेहाद लेके उनके खिलाफ उतरता है मैदान में और या उनके मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो चाइना ने ये वार्न किया है सारी दुनिया को और कि वो ज़रा फैसला सोच समझ के करें। और उसके साथ ही ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब इसराइल क्या करेगा, क्योंकि वेस्ट बैंक, ये तो मामला गज़ा का तो हो गया ना तय, अब ये वेस्ट बैंक में क्या होगा जहाँ पे उनके राइट विंगर जो हैं वो ओस्लो एकॉर्ड और कैंप डेविड एकॉर्ड के बावजूद वहाँ पे आबादकारी करके बैठे हुए हैं। जी उनजिला जी ठीक है डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि IMF की जानिब से मुतालबा किया गया है कि 160 तरक्याती मंसूबे जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ तरक्याती बजट से, तो हाउ डू यू सी कि इस तरह से पाकिस्तान इस स्टेट में है अभी कि वो तरक्याती बजट जिस पे ऑलरेडी 300 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं वफाक की तरफ से, उनको ख़त्म कर देना इज़ जस्टिफाइड? जी देखें, पूरी दुनिया की मईशत लरज़ रही है इस वक्त। जी डॉक्टर साहब, ठीक है, पूरी दुनिया की मईशत लरज़ रही है और इतनी गैर यकीनी है इस वक्त, और पाकिस्तान में इस कदर पैसा पानी की तरह बहाया गया है और बहाया जा रहा है इस वक्त फजूल किस्म के कामों में। अवाम बिल्कुल ला ताल्लुक़ है उससे, ना उनको ये तेल में कमी हुई है दुनिया में, ना उसका कोई फ़ायदा पहुंच रहा है उनको, ना उनको ये डॉलर के अंदर डॉलर की प्राइस गिरी है उसका कोई फ़ायदा, और बेशुमार अखराजात। वो कॉलोनियल माइंडसेट होता है ना, एक तो कॉलोनियल माइंडसेट के साथ हम जिंदा हैं कि जी वो गोरा साहब आएगा तो 50 उसके नौकर खड़े हो जाएंगे और आगे पीछे दाएं बाएं, उससे हम नहीं निकल पा रही हमारी एलीट खास तौर पे। अब मसला ये है कि ये तो IMF जो है वो तो आप देखें ना, वो उनके पास कहाँ पैसा है, अमेरिका के तो कर्जा चढ़ा हुआ है, उनके तो डॉलर नीचे जा रहे हैं, उनकी तो अपनी कंपनीज बंद हो रही हैं, तो वो इस वक्त जो है वो आपके साथ क्या शरायत, अच्छा आप गुडी ये हो गया जी हमारे अशारिये ऊपर चले गए, ओ भाई यहाँ सुबह से लेके शाम तक नहीं दुनिया को पता कि किसकी कहाँ स्टॉक गिरती है, क्या होता है, क्या ये अगले 4 महीने तक, अगले 6 महीने तक, यानी इस कदर जुल्म है कि आप अपने लोगों को ये ना बताएं कि भाई इस वक्त जो है वो 4 महीने 6 महीने का चक्कर ही नहीं भाई, अभी तो सुबह शाम यहाँ पे स्टॉक ऊपर नीचे हो रही है दुनिया की, नहीं पाकिस्तान अगले 6-8 महीने तक हमारे तरक्याती बजट और ये और फलाना, और उसमें बेतहाशा करप्शन और बेतहाशा अल्ले तलल्ले और ये वो सारा जारी है। और उसमें क्या बात की जाए, अब देखिए ना, मसला ये है कि वो दुनिया कुछ, यानी वो भी हैरान हो रहे होंगे देख के कि ये क्या इस मुल्क में क्या यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं बैठे हुए, और ये जो मामलात हैं, ये जो मैन मेड क्राइसिस खड़े हो रहे हैं हर थोड़ी देर के बाद, एक जैसे ये नहरों वाला मामला खड़ा है, बाकी वो उधर कुछ कह रहे हैं, उधर कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, तो ये इस वक्त हालात देखें पूरी दुनिया के। अब इशू ये है सारा कि ये तो वो लम्हात हैं जिसमें बड़े फैसले करने और तवीलुल मुद्दती फैसले करने हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो है देखें, ये सारी जब ये ज़्यादा दिन तो नहीं चलेंगे ना, फैसले हो जाएंगे सारे, इन फैसलों के दरमियान पाकिस्तान हैज़ टू बी ऑन द टेबल कि उन फैसलों में, क्योंकि ये फैसले बराह रास्त पाकिस्तान को आने वाले दिनों में, सारी दुनिया को, पाकिस्तान अपनी लोकेशन की वजह से
इसलिए कि पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात भी, पाकिस्तान के चाइना से ताल्लुकात भी, पाकिस्तान ये सेंट्रल एशिया जो उसकी जियो पोलिटिकल लोकेशन है उसकी एक पूरी तारीख है पाकिस्तान की, एक कौम की तारीख होती है ना, पिछले आप सालों की तारीख, उसका क्या रोल रहा है, कौन से फैसले किए हैं, न्यूक्लियर पावर है उसकी, मतलब एक पूरी। अब मसला ये कि यहाँ पर जब इतने अहम फैसलों का वक्त है एक रियासत का, तो आप देखें कि अब क्या डिस्कशन क्या हो रहे हैं यहाँ पे। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि देखें ये ईरान का जो मामला है इसके साथ नत्थी है, इसको सऊदी अरेबिया ने वेलकम किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान के क्योंकि ईरान वेपन नहीं बना रहा। अच्छा, उन्होंने शायद सऊदी अरेबिया से भी बात की है कि आप सिविलियन जो है वो न्यूक्लियर के ऊपर हम आपके साथ, जो क्रिस राइट उनके हैं, उन्होंने सेक्रेटरी एनर्जी, उन्होंने भी बात की है। लेकिन चाइना ने भी बात कर दी है, चाइना ने भी ऑफर कर दिया सऊदी अरेबिया को कि हम भी आपके साथ न्यूक्लियर हमारे साथ करें, उनके साथ करें, कोई मसला नहीं है। ये बहुत पहले अमेरिका की वो जो मीडिया के अंदर खबरें आती रहती थी कि चाइना उनके साथ मिलकर कोई मिलिट्री बेस बना रहा है, पता नहीं यही कर रहा है, मुझे अरब मुल्कों के ऊपर प्रेशर। वो अरब मुल्कों ने बड़े अच्छे अपने ताल्लुकात रखे हुए हैं चाइना के साथ भी, और उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं अमेरिका के साथ भी। पाकिस्तान इशू ये है कि वो किसी अंदरूनी हिजान का शिकार नहीं है। और आप देखें बदतरीन अंदरूनी हिजान जो है वो तुर्की में बपा था, ये जो पीकेके की वजह से। ऑर्बन के मेयर उन्होंने काबू किया हुआ है, तैयब एर्दोगन बात कर रहे हैं, मुल्क चल रहा है, उसको भी आप छोड़ें। ये अब असद के साथ देखें क्या हुआ है, पूरा मुल्क जो है वो यानी तकरीबन उसको लोग कह रहे थे टूट गया, फारिग हो गया। नहीं, वो अहमद शरा ने संभाल लिया मुल्क, और वहां से अमेरिकन को विड्रॉ कर लिया, सारे मुल्क आ गए। बात यह है कि ये तो ऐसे वाकयात थे जो अचानक हो रहे थे, तेजी के साथ हो रहे थे। इसमें अब देखें लेबनान के को कैसे संभाला गया है, वहाँ पे शहादतें हुई हैं, गजा। ये पाकिस्तान में जो हो रहा है ना इस वक्त, ये आने वाले दिनों में तारीख लिखी जाएगी तो डिस्कशन होगा पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में ये हो रहा है जी, इसकी मुलाकात उससे हो गई, वो उसका मामला उसके तय हो गए, अच्छा जी असेंबली में, अच्छा नहरों में क्या। ये इनको जल्द से जल्द बराए करम तय करें इन मामलात को, और आगे चल के ये बड़े जो फैसले आपने करने हैं, बड़े फैसले, ठीक है ना, जो रीजन के अंदर, जो ग्लोबल लेवल पे आपने फैसले करने, उनके अंदर पाकिस्तान का एक रोल है। ऐसा नहीं पाकिस्तान अपने आप को अलग कर गया, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान उस बड़े ब्लॉक का हिस्सा है जो मैं बार बार कहता हूँ, जो टू स्टेट सॉल्यूशन पे खड़ा है, जो जाहिर है कि चाइना, अगर जाहिर है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान कोई ऐसे मामला आते हैं, चाइना हमारे हर वक्त का साथी, और चाइना हमारे ऊपर कोई चीज़ें नहीं थोपता रहा। चाइना तिजारत करता है, तरक्की की तरफ जाना चाहता है, और अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुक है, दरमियान में हमने चलना है। अच्छा, अमेरिका की बात अब हो रही है, वेस्ट की बात हो भी नहीं रही, क्योंकि यूरोप अमेरिका फटा भी है ना, तो मगरिब की बात हम करते हैं तो पता चलता है कि देखिए यूरोप के बैंक ने आज अपना इंटरेस्ट कम कर दिया है। इसीलिए तो वो ट्रम्प वहाँ चीख रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे कम करो, इंटरेस्ट कम करो, वो तड़ियाँ लगा रहा है अपने वो जो उनके सेंट्रल बैंक, इसीलिए डॉलर गिर गया, क्योंकि यूरोप ने इंटरेस्ट कम कर दिए। वो कह रहा है कि यूरोप, देखो यूरोप ने कम कर दिया है, यूरोप ने कम किया, वो कह रहे हैं हम तो नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कम करेंगे तो ये तो हमारी मीशत पटा बैठ गया पहले ही। अब मामला ये है सारा कि इस पूरे क्राइसिस में यहाँ पर जो है वो ये बड़े फैसले होने जा रहे हैं। और इसमें आप ये देखें अमीर कतर, आप देखें सऊदी अरेबिया के हुक्मरान, आप देखें यूएई के हुक्मरान, आप जनरल सीसी, वहाँ जनरल सीसी का ये देखें। मैंने आपसे पहले भी बात, मैं पहले इस नशिश में कर चुका हूँ कि अगर ये मामला गज़ा का हल नहीं हुआ, और अगर ये मामला गज़ा का, क्योंकि हुतीज़ ने तो हदफ रखा हुआ है अभी भी इसराइल पे भी, और ये रेड सी के अंदर भी, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ग्राउंड फोर्सेस किसी तरह से आएँ और अमेरिकन उतरें, और हम देखते हैं कि कौन सा मुल्क आता है इनको बचाने। अच्छा, अब मसला यानी अरब मुल्कों की बात हो रही है। अच्छा, अब इशू ये सारा कि वो अगर ये मामला, हमारी तो दुआ है कि ये मामला मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ें, और ये बढ़ने चाहिए। यहाँ तक जहाँ तक चले गए हैं स्टीव विटकॉफ, देखें ना, यूक्रेन को तो बिल्कुल साइड पे फेंक के उन्होंने, और वो पोप फ्रांसिस का भी इंतकाल हो गया है, तो उनके लिए भी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से उनके लिए जो है वो ताज़ियत के पैगाम जा रहे हैं। और पोप फ्रांसिस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अमेरिका में पसंद इसलिए नहीं किया गया और इसराइल में कि उनका वो पीस की बात करते रहे, वो यूक्रेन के ऊपर उनके जो बस उनका नुक्ता नज़र वो ऐसे वक्त में वो थे जब ये कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स की भी लड़ाई हो गई, ये यूक्रेन की वजह से, और बहुत सारे मामलात हुए हैं। तो वो पोप जो है उनका मतलब वो जो पीस और अमन और शांति का एक मैसेज था, वो दरमियान में वो जंगों में कहीं उलझ के रह गया। बहरहाल उनके लिए
सारी दुनिया से नेक ख्वाहिशात का इजहार हो रहा है और उनकी जो आखिरी रसूमात हैं हफ्ते के दिन अदा होंगी और दूसरे फिर उसके बाद पोप का चुनाव होगा और आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक अंदाज में होता है चुनाव। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसमें ये जो हफ्ता है, अब ये इस हफ्ते में आप देखें ना कि इसमें अगर ये तय नहीं होता मामला गज़ा का, तो ये मिडिल ईस्ट ऑर्डर गिर जाएगा। मिडिल ईस्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि उर्दन के साथ जो एकॉर्ड हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा, यानी ओस्लो भी जाएगा, कैंप डेविड भी जाएगा। अरब हुकूमतें हिली हुई हैं, अरब हुक्मरान हिले हुए हैं इस वक्त वहाँ पर, मतलब 1-1.5 लाख लोगों ने जाने दे दी हैं अपनी गज़ा में। इस वक्त ये जो मामला है, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं ना कि भाई इधर हम तो महफूज हैं, इधर कोई नहीं आ सकता, इधर, वो बात उनकी बजाय बिल्कुल, वो अपने आप को कहते हैं ठीक है अमेरिका एक जजीरा है पानी, मगर उनके लोग तो आते हैं ना। तो ये अगर यहाँ पे प्रॉक्सीज उड़ गई और दोबारा से कोई यहाँ पे खुदा न खासा जंगें फैल गई और मामलात मुज़ाकरात से निकल के कहीं और चले गए, तो फिर तो रोका नहीं जा सकता। लोगों की लाशें, लोगों के बच्चों की अभी लाशें वहाँ से नहीं निकाली जा सकी, अभी मलबा फिर उनकी खुराक रुकी हुई है, फिर वो ट्रक रुके हुए हैं। बात यह है सारी कि इसको हर सूरत ये मुज़ाकरात कामयाब होने ही होने हैं, यहाँ से वापसी नहीं है। क्योंकि ज़मानत ले ली है सऊदी अरब ने, यूएई ने, इजिप्ट ने, जॉर्डन ने, टर्की ने, पाकिस्तान भी उस ब्लॉक का हिस्सा है सारा, तो और रशिया सबसे बड़ी, चाइना। तो बात यह है कि जब सीरिया जैसे मुल्क के अंदर आपको इस वक्त कोई पॉलिटिकल क्राइसिस नज़र नहीं आ रहा और आपको लेबनान में भी नज़र नहीं आ रहा और बाकी, तो हम तो बड़े सुकून के साथ इस वक्त बड़े फैसले ले सकते हैं बहैसियत कौम के। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ कि जल्दी ये हिजान हमारा ख़त्म हो, पॉलिटिकल अनरेस्ट ख़त्म हो। और ये जो बातें हैं ना 6 महीने का मंसूबे, तरक्याती मंसूबे, करप्शन का पैसा खाया हुआ है सारा और उसमें भी खाना है, तरक्याती मंसूबे कौन से? इस वक्त ये तो स्मार्ट गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, बड़े मुख्तसर लेवल पे लोगों को इत्मीनान मिले, उनसे कहीं भी माशी हालात पूरी दुनिया के ऐसे हैं और टैरिफ आ रहे हैं, हम इन बहरानों से निकलते हैं और फिर उसके बाद अपना ख़र्चा भी कम करते हैं, अपनी करप्शन भी कम करते हैं और आपके ऊपर भी आपको कुछ हम हेल्प आउट करते हैं, बेल आउट करते हैं। जी, यानी नॉन इशू से निकल कर इशूज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है अभी इस वक्त में। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा है, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।